पिछले हफ्ते मैंने सुमेर की डायरी बंजारे की चिट्ठियां पढ़ी। इसे पढ़ने में 2 दिन लगे, हालांकि एक दिन में भी पढ़ी जा सकती है। जो किताब मुझे पसंद आती है, मैं नहीं चाहती उसे जल्दी पढ़कर खत्म कर दूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़कर रखती उठाती रहती हूँ। कई बार कुछ पन्ने दोबारा तिबारा पढ़ती हूँ। इस डायरी को पढ़ने की प्रक्रिया ऐसी ही रही। इसमें इतना सामर्थ्य, इतना मादा है कि यह अपने प्रभाव में जकड़ लेती है। सुमेर ने नई शैली में अपनी डायरी लिखी है। इसमें तारीख, माह, वर्ष दर्ज नहीं है, न ही दिनचर्या का उबाऊ विवरण है। किसी दिन की मनोदशा है, जैसा जीवन गुजरा या गुजर रहा है, उसका सरल चित्र है और उस मनःस्थिति, उस चित्र को बयान करने वाली बहुत कोमल, प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक इसलिए क्योंकि ऐसा कोई पृष्ठ नहीं जहां प्रकृति मनःस्थिति और आत्मानुभवों को व्यक्त करने भाषा में न आई हो। कहीं कहीं भाषा इतनी काव्यात्मक है कि पैराग्राफ पढ़ते हुए लगा जैसे कोई कविता पढ़ रही हूँ। गद्य और पद्य की धुरी के बीच ऐसी भाषा साधना आसान नहीं है। मलयज ने अपनी डायरी चौथा खंड द 11th of June 81 में लिखा, पद्य को पढ़ना उस केंद्र का फोड़ना है, उसे तलाश करना उस तक पहुंचना जिससे वह पद्य उपजा है, और इसीलिए पद्य को पढ़ना गद्य को पढ़ने की बनिस्बत एक मुश्किल काम है। किसी रचना को पढ़ना अपने को पाने का अनुभव करना भी है। पद्य को उसके केंद्र में जाकर यह अनुभव होता है और गद्य में उस केंद्र के वृत्त में। डायरी में कथ्यात्मकता और काव्यात्मकता के सहल समायोजन के कारण पाठक को अपने को पाने का अनुभव करने के लिए एक साथ केंद्र में भी जाना होगा और उस केंद्र के वृत्त पर भी रहना होगा। ये कठिन काम है और ये काम ऐसी विधा डायरी के लिए करना होगा जिसमें अमूमन सपाटपन और साफगोई की अपेक्षा होती है। इसमें सुमेर की सरसमी जैसलमेर का सुंदर, मधुर, मौन परिवेश और दिल्ली शहर के किसी कोने में एक कमरा, कमरे की बालकनी, सड़क, मेट्रो, चहल पहल सब आपस में गडमड है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि 2 बिल्कुल भिन्न लैंडस्केप एक ही समय में अपनी पूरी जीवंतता के साथ मौजूद हैं। ये डायरी घटनाओं, परिस्थितियों और निरंतर बदलाव से अकेले जूझते बेहद संवेदनशील अंतर्मन की दशा है, जो किसी से न कह पाने की स्थिति में किसी समय पर स्वयं से ही कह दी गई। सुमेर ने आमुख में लिखा भी है, बिना लिफाफों और बिन पते वाली आत्मा को लिखी चिट्ठियां डायरी बन जाती है शायद। कुछ पृष्ठों के कोने मुड़े हैं, कुछ पंक्तियां हाईलाइट की हैं जो मुझे अच्छी लगी। बुरा हो जाने के इस मौसम में वह कम से कम अच्छा हो जाने की कोशिश तो कर सकता है। सवाल कितने बेतुके होते हैं कि तुमने कितने सच्चे दोस्त कमाए। शायद दूसरों की तकलीफें उनकी कमाई हैं। आप अगर समझते हैं तो बदल गए या पागल हो गए करार दे दिए जाते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि संवेदना कमाना और जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, उस वक्त कोई हो जिससे बात करते हुए सोचना न पड़े, ऐसे किसी का होना ही सबसे बड़ी कमाई है। सरकारें हत्यारी है और उन्हें चुनने वाले अपने दिमागों की चाबियां फिर भी दे चुके थे उन्हीं के हाथों में। साथ की सुंदरता से महान क्या होगा भला। और फिर नींद नहीं आती। अंधेरे का अपना सौंदर्य है। देखो ना, अभी सन्नाटे ने कुछ कह। रात मेला था, मैं कोने मैं भी फोन देखता हूँ कि बज रहा है। कोई जीतता हारता नहीं है, पर कुछ खत्म हो जाता है। मैं लाख रोकता हूँ, पर रिक्तताएं दोस्त हुई जाती हैं। व्यस्तताएं तरस नहीं खाती है इंतजार पर। ये फूल अचानक क्यों सूख क्यों गए। मुझे डरावने सपने आते हैं कि कोई बचा लेगा। क्यों सोचता हूँ कि कभी भी रिश्तों की डोर में अहम की गांठें नहीं पड़ने दूंगा। टांगे बेवकूफ है, आंखों ने कहा। शिकायतों के कागजों पर भीगकर स्याही बिखर गई। बारिशें शहर में होती और बदन गांव में भीगता है। मन मूर्ख है, दिमाग ने कहा। आंखें देखना चाहती है और टांगे दौड़ना। देखने और दौड़ने से आगे मन भटकने में रमता। आती हुई रेलों में धड़कनें सफर करती हैं, धड़कने जो अटकी रह गई। बीच राह किसी शहर ठहर जाता दिल। मैं पूछता कि इंतजार में रहूं, कोई कहता कि कौन हो। मन की कई कई परतें, उसकी बारीकी और गहराई, आसपास के लोगों की हमें न समझ पाने की असमर्थता, इससे पैदा हुआ अकेलापन, दुख, झुंझलाहट, प्रेम, साथ के सुख से भरा कोई क्षण, खूबसूरत शामें, यात्राएं, स्मृतियां, भविष्य की अनिश्चितता, बयान न की जा सकने वाली अकुलाहट, अस्पष्ट मनोवृत्ति, सब कुछ को जिन बिंबों
के जरिए जिस काव्यात्मक भाषा में व्यक्त किया है वह इस डायरी को अनूठा बनाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं कहीं बहुत उभर कर सामने आता है। पाठक उन हिस्सों, उन बातों में अंतर्निहित अर्थों को खोलकर उनका ठौर नहीं पा सकता, सब कुछ समझकर उन्हें सुलझा नहीं सकता। वे स्वप्निल बातें बस हैं जिस तरह उन्हें होना चाहिए, अपनी रहस्यात्मकता, गूढ़ता, सघनता के साथ। कुछ हिस्सों को पढ़ना दृश्यों की बारीक रस्सी पर चलने जैसा है। उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए, रस्सी पर संतुलन बनाए रखने के लिए हमें बहुत चैतन्य रहना है। तार्किकता के भार से रस्सी के टूटने का भय है, रस्सी के टूटने से खला में गिरने और अर्थ के छूट जाने का आतंक भी। लेकिन इस खेल में रोमांच है, फिर चाहे आप किसी अर्थ या निष्कर्ष तक न पहुँचे, पहुँचना संभव भी नहीं। डायरी पढ़ने में पीड़ा है और साहित्यिक लुत्फ भी वही लुत्फ जो आग के पास आलिस है ये में बिखरा पड़ा है। जब युवा रचनाकारों की कविताएं, कहानियां खूब चाव से पढ़ी सुनी जा रही है, इसी समय में एक युवा लेखक की डायरी आई है। उसका जिस तरह कम अज कम युवा कवियों लेखकों द्वारा स्वागत होना चाहिए, वह अगर नहीं हो रहा तो इसीलिए क्योंकि सुमेर सोशल मीडिया के साहित्यिक जगत से सम्मानजनक दूरी बनाए हुए है और ये किसी भी युवा, प्रौढ़, वृद्ध लेखक को उसकी रचनाओं को बिसरा देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसा कि इस डायरी के ब्लर्ब पर लिखा है, जिसने भी लिखा है, यह इस पीढ़ी की मनःस्थिति के एक ऐसे स्कैन रिपोर्ट की तरह है जो आने वाले समय का एक साहित्यिक दस्तावेज भी है। निश्चित ही ये डायरी अपना विशिष्ट स्थान बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।